साथियों सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ये उसकी दूसरी क्लास है। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड पहली क्लास में ले चुका हूँ और उस पर हमने विभिन्न उसके जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा की थी। जैसे कि सबसे पहले हमने चर्चा की थी सिंधु सभ्यता की भूमिका के बारे में, यानी सिंधु सभ्यता की भूमिका क्या थी और सिंधु सभ्यता उस वक्त किन किन देशों के साथ, किन किन सभ्यताओं के साथ, अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करती थी, उनकी चर्चा की थी। साथ ही हमने उसके विस्तार की चर्चा की थी कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र और पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश के आलमगीर यानी मेरठ तक है। और हमने उसके स्थलों के बारे में चर्चा की थी कि जैसे जम्मू कश्मीर में मांडा और जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी स्थल है मतलब सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर, उसके बारे में हमने बताया था कि वो पूर्वी स्थल था। पश्चिम में सुतकांगडोर सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल था और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल था। तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने उसकी कालक्रम की भी चर्चा की थी, यानी सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या था, कब से कब तक सिंधु सभ्यता का कालक्रम कहलाता, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उस पर विभिन्न विद्वानों का, विभिन्न आर्कियोलॉजिस्ट के क्या क्या मत है उसके बारे में भी हमने बताया था। उनके टाइम पीरियड के बारे में भी हमने उस पर चर्चा की थी। साथ ही जो सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है, यानी 4 पॉइंट्स को हम उसके पढ़ चुके हैं गहराई से, डीपली। चौथा जो उसका जो 5वां पॉइंट है सिंधु सभ्यता का, वो है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, यानी खुदाई के दौरान। जैसे मैंने बताया था कि 1400 स्थल खोजे गए थे, 1400 प्लस, उसमें से 7 स्थलों को, जो बड़े स्थल थे उनको शहरों की संज्ञा दी है, क्योंकि उनकी जल निकास प्रणाली, उनके रोड्स वगैरह सिस्टम जो था वो शहरों की तरह था, इसलिए उनको नगरों की संज्ञा दी गई है। तो हमने उनके बारे में जाना था। अब उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, इन सभी के लिए ही ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम उन्हीं स्थलों की चर्चा करेंगे कि कौन सा स्थल कहां पर खोजा गया और उसकी विशेषता क्या है, वहां पर मिला क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत और भारत के बराबर में पाकिस्तान और उसके बराबर में अफगानिस्तान। तो इन क्षेत्रों में ही सिंधु सभ्यता के स्थलों का उत्खनन हुआ और यहाँ पर ही मिले हैं और यहीं पर ही सिंधु सभ्यता का पूरा विस्तार है। जैसे कि यहाँ यहाँ हमने चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया, ठीक, यहां से लेकर के ये पंजाब हो गया और इसके बराबर में ये हरियाणा हो गया, यहां से लेकर के यहाँ तक ये राजस्थान का एरिया हो गया और ये यहाँ पर गुजरात तक फैली हुई थी ये सभ्यता और इसके बराबर में ये महाराष्ट्र तक भी ये सभ्यता फैली थी। यहाँ की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश तक, यूपी तक ये जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी, ठीक है। तो ये भारत में यहाँ पर सिंधु सभ्यता का विस्तार था। पाकिस्तान में जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो यहाँ तक था। देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये है बलूचिस्तान का एरिया। ये कौन सा एरिया? बलूचिस्तान का। और यहां से लेकर के यहां तक ये सिंध प्रांत है, यानी ये तो हो गया बलूचिस्तान का एरिया, ठीक है। ये हो गया सिंध का एरिया, ये सिंध हो गया पाकिस्तान का, मतलब ये प्रांत है पाकिस्तान के। और यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया पंजाब। कौन सा वाला पंजाब? ये हमारा वाला नहीं है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो बचा एरिया, ये है खैबर पख्तूनख्वा एरिया, ठीक है। ये पाकिस्तान के प्रांत है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में इन एरियाज में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो मिले हैं। भारत में ये भारत का है, भारत में ये पंजाब है, ये भारत का पंजाब है, ठीक है। ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, यानी महाराष्ट्र तक। और ये यूपी, ये हो गया हरियाणा। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में जो सिंधु सभ्यता फैली थी, और ये है जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया। तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो आइए अब हम इनको एक एक करके, और ये वाला जो एरिया है ये है अफगानिस्तान का एरिया, ठीक है। ये कौन सा एरिया? अफगानिस्तान का। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन से स्थल कहां पर मिले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पहले स्थल के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान का जो ये एरिया, देखिए अफगानिस्तान भारत से मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखना आप।
अफगानिस्तान का जो पहला एरिया है, मतलब अफगानिस्तान में दो स्थल मिले हैं। तो देखिए पहला स्थल है, एक स्थल का नाम है मुंडी गाक, मुंडी गाक, ठीक है। दूसरा स्थल मिला है शुर्तगुई नाम से, शुर्तगुई, ठीक है। ये दो स्थल मिले हैं, एक मिला है मुंडी गाक और एक मिला है शुर्तगुई। कौन से स्थल है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्थल पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बलूचिस्तान के। देखिए बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो बलूचिस्तान में देख लेते हैं एक बार। यहां पर मैंने बताया था आपको, ये एरिया हम यहां ले आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मिला था एक तो इसमें मिला है एक सुतकांगडोर, सुतकांगडोर मिला है, ठीक है। और मिला है यहाँ पर नाल, ठीक। एक मिला है यहाँ पर कुल्ली, ठीक है। और यहां पर मिला है जुदेर दड़ो, जुदेर दड़ो, ठीक। मिला है डावरकोट, यानी इसका एक स्थल है डावरकोट, एक स्थल है बालाकोट, ठीक है। एक है सुतकाको, सुतकाको, यानी ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में बलूचिस्तान से मिले हैं, जिसमें कि ये दक्षिणी बलूचिस्तान का एरिया है जो सुतकांगडोर है, ठीक है। ये सबसे पश्चिमी स्थल भी है। देखिए जैसे मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और यहाँ पर सुतकांगडोर। चलिए मैं लिख ही देता हूं इनको, है ना, एक बार लिख जाएगा ना तो आपको भी ध्यान रहेगा। व्हाइट कलर से लिख देते हैं। ये है यहाँ पर मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर है ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और महाराष्ट्र में है दैमाबाद, महाराष्ट्र में कौन सा है? दैमाबाद। और यहाँ पर ये हो गया सुतकांगडोर, ये वाला, ठीक है, सुतकांगडोर दास नदी पर। तो इनको जब हम मिलाएंगे ना इस तरह से, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहली वीडियो में आपसे कहा था कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो आयताकार है, वर्गाकार है, किस तरह का है? तो वो कैसा है? देखिए ट्राइंगल, त्रिभुजाकार, यहां से यहां ऐसे खींचा और ये मिला दिया, त्रिभुजाकार आकार हो गया। और इसका जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो है 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल जो 1400 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब 1400 जो स्थल खोजे गए हैं उसमें 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक 1400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और अगर इसका यहाँ विस्तार देखें तो सुतकांगडोर से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर है। और अगर इसका केवल समुद्री विस्तार देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 1300 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सुतकांगडोर के ये पढ़े। अब हम पढ़ते हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो है, इसमें जो स्थल मिले हैं, एक तो मिला है गुमला। कौन सा मिला है? गुमला। कौन सा स्थल मिला है इसमें खैबर पख्तूनख्वा में? गुमला। और एक मिला है रहमान डेरी, रहमान डेरी। तो कौन कौन से स्थल मिले इसमें? गुमला, रहमान डेरी, ठीक है, दो स्थल में। एक और मिला है इसमें डेरा इस्माइल खां, यहां लिख देता हूं, डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां। तो ये खैबर पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया, में गुमला, रहमान डेरी और डेरा इस्माइल खां जो स्थल हैं वो हमें मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए पंजाब, ये जो है ये पाकिस्तान का पंजाब है। ये वाला जो पंजाब है ये पाकिस्तान का, ये हमारा वाला है। तो जो जो पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है, इसमें एक तो मिला है हड़प्पा, यानी हड़प्पा मिला है, ठीक है। और एक मिला है इसमें जलीलपुर, जलीलपुर, ठीक है, हड़प्पा। और क्या मिला है? जलीलपुर, ठीक है। और मिला है इसमें एक स्थल गनेरी वाला, गनेरी वाला, ठीक है। एक स्थल और मिला है इसमें, वो मिला है चकपुरवानी,
चक कुर्बानी। ठीक है, तो ये जो स्थल है ये स्थल पंजाब में मिले हैं, पाकिस्तान में। तो देखिए अगर मिलान करने के लिए आ जाए कि भाई ये दे रखे एक साइड में स्थल दे रखे हैं और एक साइड में मतलब स्टेट के नाम या भारत के नाम या मतलब देशों के नाम दे रखे हैं, तो आप आसानी से इसको मिला देंगे आई थिंक। ठीक है, अब भारत का जो पंजाब है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत के पंजाब में जो स्थल मिले हैं, एक तो मिला है रोपड़, ठीक है, सतलज नदी के किनारे ये रोपड़ मिला है, और एक मिला है संघोल। कौन सा मिला है? संघोल। और एक मिला है डेरा मजरा, डेरा मजरा। ठीक है, तो ये जो स्थल है ये पाकिस्तान के स्थल है, मतलब भारत के स्थल है, रोपड़, संघोल और डेरा मजरा। ये पाकिस्तान के पंजाब के हड़प्पा, जलीलपुर, गनेरीवाला और चकपुरवानी। ठीक है, हरियाणा में हरियाणा में जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं, देखिए हरियाणा में जो स्थल मिले हैं, ठीक है यहां बना देता हूं मैं। हरियाणा में एक स्थल मिला है राखी गढ़ी। कौन सा मिला है? राखी, और टूट गया, राखी गढ़ी। कौन सा स्थल मिला इसमें? एक राखी गढ़ी मिला, ठीक है, और एक मिला है बनावली या बनवाली, बनावली। ठीक है, बनावली। एक मिला है बालू। ठीक है, एक मिला है मिताथल। कौन सा? मिताथल। देखिए राखी गढ़ी, बनावली, बालू, मिताथल। ठीक है, राखी गढ़ी, बनावली, बालू और कौन सा? मिताथल। एक मिला है इसमें कुनाल। ठीक है, एक मिला है इसमें सीसवाल। ठीक है, तो ये जो स्थल है ये हरियाणा के स्थल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? राखी गढ़ी, बनावली, बालू और कुनाल, सीसवल, और एक मिला है भिड़ाना, भिड़ाना। इन स्थलों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, राखी गढ़ी, बनावली, बालू, मिठातल, कुनाल, सीसवाल, भिड़ाना। जब नोट्स बना करके आप इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे बार बार, तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान का जो स्थल है, राजस्थान में मिला है कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, ये स्थल कहां मिला है? राजस्थान में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में, इसको याद रखना। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज भी करी थी। अब हम पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात के बारे में स्टडी हम दो तरह से करेंगे। गुजरात में एक तो एरिया कच्छ, ये कच्छ का एरिया। ठीक है, इसका हम अलग पढ़ेंगे, और इसका पढ़ेंगे हम खंबात। खंबात के जो स्थल हैं उनको अलग पढ़ेंगे। देखिए गुजरात वो प्रांत है, वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हड़प्पा से रिलेटेड स्थलों को खोजा गया सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा है। चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम कच्छ को पढ़ेंगे। कच्छ को ले जाता हूं मैं यहां पर। चलिए आइए इधर देखते हैं। तो कच्छ में एक तो है धोलावीरा, धोलावीरा। देखिए धोलावीरा के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसमें यह है कि किस हड़प्पा स्थल की जो जल निकास प्रणाली थी बहुत ही उत्तम प्रकार की थी। तो धोलावीरा की जो जल निकास प्रणाली थी बहुत शानदार प्रणाली थी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप धोलावीरा लगा देना। ठीक है, एक है इसमें सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा में घोड़े की हड्डियां मिली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियां कहां से मिली थी, तो वो कहां से मिली थी? सुरकोतड़ा से। कहां से मिली थी? सुरकोतड़ा से। ठीक है, एक है इसमें गोलाधारो। एक क्या मिला है? गोलाधारो। ठीक है, ये स्थल कहां से मिले हैं? ये स्थल मिले हैं गुजरात के कच्छ से। धोलावीरा, सुरकोतड़ा, गोलाधारो, और एक और मिला शिकारपुर, शिकारपुर। ठीक है, पेन गिरने के बाद और ज्यादा अच्छा चलने लगा। तो धोलावीरा, सुरकोतड़ा, गोलाधारो और शिकारपुर। ठीक है, तो ये स्थल हो गए।
अब हम पढ़ते हैं खंबात के, यानी ये भी गुजरात में है। गुजरात में अगर गुजरात के बोला जाए तो गुजराती आंसर है वो। तो मैंने कच्छ की खाड़ी और खंबात से की खाड़ी से रिलेटेड अलग अलग स्थलों की अलग अलग चर्चा कर दी, ठीक है। तो अब देखिए खंबात की खाड़ी में कौन कौन से स्थल मिले हैं। एक तो मिला इसमें लोथल। देखिए लोथल बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। ये भोगवा नदी के किनारे है वैसे गुजरात में। और यहाँ पर गोदीवाड़ा भी है। गोदीवाड़ा मतलब उस टाइम पर बंदरगाह जहां से मतलब माल को लोड करके समुद्रों के रास्ते मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को ले जाया जाता था, ठीक है। तो लोथल, ठीक है। तो लोथल है एक। और एक मिला है इसमें रंगपुर। एक स्थल कौन सा है इसमें, रंगपुर। एक स्थल मिला है इसमें भक्ता राव, भक्ता राव, ठीक है। लोथल, रंगपुर, भक्ता राव। और मिला है कुंतासी, कुंतासी, ठीक है। तो कौन कौन से मिले हैं, लोथल, रंगपुर, भक्ता राव और कुंतासी। कहां से मिले हैं, कहां से मिले हैं ये गुजरात में खंबात वाले एरिया में मिले हैं, ठीक है। गुजरात में खंबात वाले एरिया में मिले हैं, ठीक है। अब चलिए पंजाब हो गया, राजस्थान, भारत का पंजाब हो गया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध रह गया। तो सिंध को हम पढ़ेंगे, सिंध को हम यहां पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर सिंध के लिखते हैं हम। सिंध में एक तो मिला है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो देखिए बहुत ही फेमस। मोहनजोदड़ो में उस वक्त में 30 से 40 हजार जनसंख्या रहती थी। अब लगा लीजिए कितना बड़ा शहर रहा होगा ये। तो मोहनजोदड़ो मिला है, सिंध नदी के किनारे है ये ना, सिंधु सिंधु इंडस नदी के किनारे है। एक मिला है इसमें चनहूदड़ो, चनहू ओश चनहूदड़ो, ठीक है। क्या चल रहा है ये, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, ठीक। और एक मिला है इसमें अल्लादीनो, अल्लादीनो, ठीक है। एक मिला है इसमें अली मुरादपुर, अली मुराद, अली मुराद, कैसे दो कलर चल रहे हैं। मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, अली मुराद और एक मिला इसमें कोट दिजी, कोट दिजी। ये जो स्थल हैं, कोट दिजी और एक स्थल मिला इसमें आमरी। देखिए कितनी बस्तियां थी आमरी, देखो एक आमरी, आमरी है और यहाँ पर नालकुल्ली यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो स्थल है ये वो इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो कि कहां से मिले हैं, ये स्थल मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के, ये प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। और इसमें से जो हालांकि ये जितने भी है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, मान लिया यूपीपीसीएस का या एसएससी का कोई एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है, तो जब हम करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के इस तरह के कोई स्थल पूछ लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि पेपर पता नहीं कहां से बनाया है। तो देखिए पेपर आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से ही बनता है, बस फर्क इतना है कि आप उस सिलेबस को ढंग से पढ़ नहीं पाते। मतलब मैं कोई प्रश्न चिन्ह आप पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि हम ढंग से नहीं पढ़ते, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम ढंग से नहीं पढ़ते। अगर हम पॉइंट वाइज, जैसे ये छोटे छोटे जो नाम यहाँ दे रखे हैं, अगर हम इनको पॉइंट वाइज अगर हम पढ़ें, बहुत अच्छे से इनको याद कर लें, तो जो मिलान के लिए आते हैं ना कि ये एक तरफ भारत दे दिया, एक तरफ स्थल दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हम वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्थल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। हमने कौन से पढ़े हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ा है, हमने हड़प्पा पढ़ा है, हमने कालीबंगा पढ़ा है, हमने धोलावीरा पढ़ा है, हमने इस तरह के फेमस स्थल पढ़ लिए। तो वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहीं कभी डीप पूछ ले तो इस तरह से डीप पूछ लेता है, तो आप इन सबको बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये ही वो जगह है जो हमारी सिंधु सभ्यता के स्थल है, ठीक है। यहां से मिलाइए, ऐसे मिलाइए और ऐसे मिलाइए। अब इन स्थलों में हालांकि वैसे तो बहुत हैं, 1400 प्लस स्थल हैं, लेकिन उनमें से 7 कोई शहरों की संख्या दी गई है। और उन शहरों को, उन 7 शहरों को हम क्रम वाइज पढ़ते हैं। हड़प्पा को अलग पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो को अलग पढ़ेंगे और फिर उनकी विशेषताएं जानेंगे कि किस कहां से, किस शहर से कौन सा मतलब क्या निकला है, क्या मिला है। जैसे जैसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, एक बहुत बड़ा ग्रेनरी अन्नागार भी मिला है, जैसे कि हड़प्पा से भी मिले हैं 12 अलग अलग अन्नागार, लेकिन यहाँ से भी मिले हैं, मिला है जो बहुत बड़ी संरचना है।
और नृत्य करती मूर्ति भी है इसमें, डांसिंग गर्ल नाम से फेमस है, अभी विवाद में भी रही है। वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आइए अब जो पढ़ते हैं वो हड़प्पा स्थल पढ़ते हैं कि हड़प्पा स्थल की नगर संरचना क्या थी, कैसे लोग वहां रहा करते थे, उनके मतलब काम धंधे क्या थे। तो आइए हम सबसे पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता का स्थल पढ़ते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं वो स्थल। महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल, जो ये टोटल महत्वपूर्ण स्थल हैं वो 7 हैं। मतलब टोटल जितने भी स्थल उत्खनित हुए हैं उसमें से 7 को शहरों की संज्ञा दी गई है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। पहला कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा पढ़ेंगे हम लोथल के बारे में, लोथल। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे हम कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे हम धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, और छठा पढ़ेंगे हम चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो पढ़ेंगे। और सातवां पढ़ेंगे हम बनवाली। ठीक है, या बनावली। ये हैं वो सातों शहर जिनको सिंधु सभ्यता में शहरों की संज्ञा दी गई है। तो आइए इसमें से सबसे पहला वाला हम देखते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला स्थल कौन सा है हमारा? हड़प्पा। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा की जो खोज है वो रावी नदी के बाएं तट पर, रावी के बाएं तट पर, ठीक है, बाएं तट पर, रावी के बाएं तट पर है ये। ठीक है, और इसकी जो खोज करी है वो करी है मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी। मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में, कब? 1921 में इसकी इसकी मतलब इसका उत्खनन शुरू हुआ, मतलब खुदाई शुरू हुई इस स्थल की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मेसन थे, अंग्रेज मेसन, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हड़प्पा के टीले की ओर उनके ध्यान गया था। ठीक है, लेकिन उत्खनन नहीं हुआ था। उसके बाद 1853 से 1856 के बीच में कराची से लाहौर के बीच में रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? कनिंघम मोदी के नेतृत्व में। तो वहां दो भाइयों ने, जॉन ब्रिंटन और विलियम ब्रिंटन ने सबसे पहले वहां से ईंटें निकाली और रेलवे लाइन के चारों ओर बिछाने लगे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का सबसे पहला प्रयोग किया था। उसके बाद जॉन मार्शल ने, ठीक है, जो कि पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू कर दी। ठीक है, कब? 1921 में। एक और थे माधो स्वरूप वत्स, सहायक के रूप में थे, माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, किसके किसकी सहायता कर रहे थे? दयाराम साहनी की। ये सहायक के रूप में थे, इन्होंने खुदाई शुरू करी। ठीक है, और ये इस टाइम जो है जो ये स्थल है, ये है मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? मोंटगोमरी। हालांकि अब इसका नाम जो है साहिवाल है, अब ये साहिवाल जिला पड़ता है। ठीक है, ठीक, आगे बात समझ में। रावी नदी के बाएं तट पर जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 में, माधो स्वरूप वत्स सहायक के रूप में, और मोंटगोमरी जिला साहिवाल, मतलब जो पाकिस्तान का साहिवाल जिला है उसमें ये हड़प्पा का स्थल है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये मिला क्या क्या है। इसमें ये जब इसकी खुदाई शुरू करी तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ टीले पाए गए हैं हड़प्पा में खुदाई के दौरान। जब खुदाई कर ली और देखा कि उसमें टीले हैं, यानी पूरा जो हड़प्पा है वो 2-3 टीलों के हिसाब में, मतलब 2-3 टीलों में वो पाया गया। तो आइए वो देखते हैं वो सिस्टम क्या था। तो देखिए इस तरह से एक तो टीला पाया गया इस तरह से, ठीक है, और एक टीला पाया गया इस तरह से।
तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक टीला इसमें से बड़ा है और एक टीला छोटा है, ठीक है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये जो टीला है इसको बोलते हैं गड़ी टीला, गड़ी टीला, ठीक है, या इसको बोलते हैं दुर्ग टीला, ठीक है, या इसको बोलते हैं पश्चिमी टीला, ठीक है। इसको गड़ी टीला, दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला, ये और ये जो कहलाता है ये कहलाता था नगर टीला, नगर टीला, ठीक है। ये जो टीला था ये अपेक्षाकृत ऊंचा था, हड़प्पा में ये जो टीला था ये ऊंचा था, ये क्या था, ये ऊंचा टीला था, और ये वाला जो था ये था नीचा टीला। अब ये टीले हैं क्या, तो इन टीलों में उस टाइम में जनसंख्या रहती थी। अब कौन किस में रहता था मैं वो आपको बताता हूं। देखिए इसमें रहते थे पुरोहित वर्ग, पुरोहित मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, पुरोहित वर्ग इसमें रहा करता था, और इसके साथ रहते थे प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक वर्ग इसमें रहता था, पुरोहित और प्रशासनिक वर्ग इसमें रहता था, इस वाले टीले में जो ऊंचा होता था, ठीक है, ऊंचा का ये बहुत ऊंचा भराव था और भराव के ऊपर ये बना हुआ था। नगर टीले में रहते थे मजदूर, ठीक, छोटे मोटे व्यवसायी, और रहते थे शिल्पकार, ठीक है, कौन रहते थे, शिल्पकार। वो किस में रहते थे, नगर टीले में, जो कि नीचा था। ये टीला कैसा था, नीचा, ये कैसा था, ऊंचा। इसको इस टीले की जो दीवारें थी, इस टीले की जो दीवारें थी वो चारों ओर से घिरी हुई थी। यानी ये जो टीला था, ए बी टीला, मतलब आई मीन दुर्ग टीला, ये चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था ये बाउंड्री से घिरा हुआ था, देखो इस तरह से, मतलब दुर्गीकृत था, इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर थी, ठीक है, या परकोटे कह सकते हैं इसके। तो इसमें क्या था, इसकी जो दीवार थी, यानी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग रहा करता था, इसके अंदर प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग, तो उनको सुरक्षा भी दी जाती थी। तो सुरक्षा के लिए क्या किया था कि यहां पर अंदर को पक्की ईंट है, मतलब बाहर को पक्की ईंट है, जो दीवारी थी ना, चारों ओर दीवारी थी, उस दीवारी वो काफी मोटी दीवार होती थी, तो उसमें बाहर की तरफ को इन्होंने पक्की ईंटें लगा रखी थी, यहां को, ठीक है, और अंदर को लगा रखी थी इन्होंने कच्ची ईंटें इस तरह से, यहां ऐसे करके, समझ रहे हैं, एक ही दीवार है मगर उसमें क्या है, अलग अलग ईंटें हैं, बाहर को पक्की ईंटें और अंदर को कच्ची ईंटें। बाहर किस तरह की, देखिए बाहर तो हो गई पक्की ईंट, पकी हुई, और अंदर क्या हो गई, अंदर हो गई कच्ची ईंट। क्यों, क्योंकि अगर बाढ़ आती है, देखिए सभी महंगी ईंटें, ठीक, अगर बाढ़ आती है तो ये जो है ये एकदम डायरेक्ट इस वाले एरिया में नहीं पहुंचेगी, पानी उसका यहाँ टकराएगा और चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो युद्ध वगैरह होंगे तो युद्ध से, अटैक से बचाने के लिए भी ये दीवारें सुरक्षा काम करती, तो एक तरह से सुरक्षा प्राचीर थी। लेकिन अगर बात करें नगर टीले में, तो नगर टीले में किसी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि चारों ओर उसको दीवारों से बनाया जाता, उसको मजबूती या बाढ़ से बचाने के लिए, युद्ध से बचाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाता था। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें एक भेदभाव का भी उस टाइम पर हमें एक प्रूफ मिलता है कि हाँ तब भी उस टाइम पर भी भेदभाव होता था। तो देखिए ये क्या था, इसमें पुरोहित वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, ठीक है, और यहाँ पर मजदूर, व्यवसायी, शिल्पकार, ठीक। इसके उत्तर में, इसके उत्तर में यहाँ पर एक टीला और पाया गया है, ठीक है, कौन सा टीला पाया गया, एक टीला और पाया गया है उत्तर में, और इसको मार्टिमर महोदय ने एफ टीला कहा है। इसका क्या नाम रखा है, एफ टीला, ठीक है, किसने कहा है एफ टीला, मार्टिमर महोदय ने। और इसका एक नाम ए बी टीला भी है, क्या नाम है भाई इसका, इसका एक नाम ए बी टीला, ए बी टीला। ये ए बी टीला किसने कहा है, ये दोनों ही नाम दिए, एफ टीला और ए बी टीला जो दिया है, ये दिया है मार्टिमर महोदय ने। किसने, मार्टिमर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने इसे ए बी टीला कहा है, दुर्ग टीले को, और इसे कहा है एफ टीला, ठीक है। और अब इसमें देखिए एफ टीला, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एफ टीला कहां था, तो एफ टीला पश्चिमी टीले के, यानी कि दुर्ग टीले के नॉर्थ में था, उत्तर में। अब इसमें क्या पाया गया, देखिए इसमें इस तरह से अन्नागार पाए गए, ठीक है, क्या पाए गए यहाँ पर 12 अन्नागार पाए गए हैं,
6 इस साइड में और 6 इस साइड में, ठीक। इसमें वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं, कितने पाए गए हैं? 18 वृत्ताकार चबूतरे इसके अंदर पाए गए हैं। दूसरी बात यह थी, यहां पर श्रमिक बस्तियां पाई गई हैं, 15 श्रमिक आवास मिले हैं। कितने मिले हैं? 15 श्रमिक आवास, 15 श्रमिक आवास मिले हैं। अन्नागार मिले हैं, इसमें क्या मिले हैं? अन्नागार, ठीक है। कितने मिले हैं? 12 अन्नागार मिले हैं, 6 की पंक्ति में, 6 इधर 6 इधर, टोटल 12। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 18 के मिले हैं? वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जानेंगे ये है क्या। दूसरी बात ये है कि यहां पर R37, इसके दक्षिण में R37, दुर्ग टीले के दक्षिण में R37 कब्र संस्कृति भी पाई गई है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान यहां पर पाए गए हैं। कहां पर? हालांकि ये उत्तरोत्तर हड़प्पा काल के हैं, जब हड़प्पा काल खत्म हो रही थी तब के हैं ये, उत्तरोत्तर हड़प्पा काल के, ठीक है। R37 नगर टीला जो है, इसमें कौन रहते थे? इसमें आम व्यवसायी रहते थे। कौन रहते थे इसमें? इसमें आम व्यवसायी रहते थे, मतलब व्यवसायी, जैसे मजदूर हो, व्यवसायी या शिल्पकार, ये लोग रहते थे। तो इसमें देखिए क्या मिला, यहां पर एक एच संस्कृति के कब्रिस्तान मिले हैं, एच संस्कृति के, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी उत्तरोत्तर हड़प्पा काल के हैं और ये भी उत्तरोत्तर हड़प्पा काल के हैं, R37। तो ध्यान रखना, एक R37 और एक एच संस्कृति, दोनों ही हड़प्पा संस्कृति के हैं, ठीक है, हड़प्पा काल के हैं। इसमें देखिए एक नगर टीले में क्या मिला, इसमें एक मिला है तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है। क्या मिला है इसमें? तांबे की इक्का गाड़ी। दूसरी बात इसमें मिली है मोहरें, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। कौन सी? सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। देखिए इसका एक थोड़ा सा अभिलेखीय मोहरें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी कहां मिली है? मतलब हड़प्पा के नगर टीले से या पूर्वी टीले से। इसका एक नाम देखिए पूर्वी टीला भी है, जैसे ये वाला पश्चिमी है ना, तो इसको पूर्वी टीला भी बोलते हैं, पूर्वी टीला। एक तो पूर्वी टीला या नगर टीला, पश्चिमी टीला, गढ़ी टीला या दुर्ग टीला, ठीक है। तो यहां सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें मिली हैं। क्या मिली है? सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मोहरें मिली है। नहीं, यही बात समझ में। देखिए इसका एक क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां मिली हैं, तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। वर्गाकार मोहरें थी सेलखड़ी की सबसे ज्यादा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक अभिलेखीय मतलब जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई हो, तो वो मिला है हड़प्पा से। ध्यान रखना इन क्वेश्चन को, सर्वाधिक अभिलेखीय हड़प्पा से, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे बात आपके समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें यहां पर मिली हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि पश्चिमी टीला, तो ये है पश्चिमी टीला। ये कौन सा टीला है? ये है दोस्तों पश्चिमी टीला, ठीक है। ये है पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला या गढ़ी टीला। ये है पूर्वी टीला। तो देखिए जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक स्मृति के तौर पर आप इस चित्र से ध्यान रख सकते हो चीजों को। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पश्चिम में है तो पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला है। तो पश्चिमी टीला ऊपर है, ऊंचा है, मैंने अभी बताया था आपको, और जो पूर्वी टीला है वो नीचे है, ठीक है। यहाँ पर आम जनमानस रहते थे, व्यवसायी वगैरह रहते थे, मजदूर रहते थे, शिल्पकार वगैरह यहाँ रहते थे, ठीक है। और यहाँ कौन रहते थे? यहाँ रहते थे, कौन बताए थे आपको मैंने? यहाँ पुरोहित वर्ग। देखिए इनके आवास बने हुए हैं, ये पुरोहितों के रहने के स्थान बने हुए हैं ये, ठीक है। पुरोहित रहते थे यहाँ, प्रशासनिक वर्ग रहा करता था यहाँ पर इस टीले पर। और दूसरी जो सबसे खास बात थी कि ये जो टीला है ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? ये चारों ओर से परकोटे से, ये चार दीवारी से घिरा हुआ है। देखिए अब अगर बाढ़ आती है, मान लीजिए यहाँ से ये नदी है और यहाँ से बाढ़ आती है, तो इसकी सुरक्षा तो हो जाएगी, लेकिन इसकी सुरक्षा कौन करेगा इस वाले नीचे टीले की, ठीक है। तो ये मजबूती के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रमुख और विशिष्ट वर्ग यहाँ रहा करता था, इस वजह से इसको चार दीवारी से बनाया गया, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, मैंने आपको बताया था, देखिए बाहर ये जो दिख रहा है ये बहुत मोटी दीवार है। इसमें इधर की बाहर की दीवार तो ये कैसी बनी हुई है? पक्की ईंटों से, ठीक है। और अंदर की जो दीवार है, ये अंदर की जो दीवार है ये यहाँ की, देखिए ये वाली बनी हुई है कच्ची ईंटों से।
तो देखिए क्या था कि पक्की ईंटें बाहर से अगर कोई आघात होता है, कोई युद्ध आक्रमण वगैरह होता है, तो ये जो पक्की ईंटें हैं ये रोक लेंगी, अगर कच्ची बाहर होती तो टूट सकती थी। इसलिए इन्होंने अंदर कच्ची लगाई है, बाहर पक्की लगाई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी इसमें। एक देखिए ये दिख रहा है चबूतरा, ये इस तरह से, ये कच्ची मिट्टी का चबूतरा है ये वाला। ठीक है। इस कच्ची मिट्टी के चबूतरे को खूब ऊंचा किया गया, उसके बाद इस पर दुर्ग टीले का निर्माण किया गया और यहीं रहता था वो विशिष्ट वर्ग, पुरोहित वर्ग, प्रशासनिक वर्ग। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? वृत्ताकार चबूतरे। कितने थे? 18 वृत्ताकार चबूतरे। कितने? 18 वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं और 12 क्या पाए गए हैं? अनाज भंडारण के लिए अन्नागार पाए गए हैं। ये 12 अन्नागार हैं, ये 18 चबूतरे हैं और यहां पर 15 श्रमिक बस्तियां हैं। कितनी? मजदूर बस्ती। कौन सी बस्ती है ये? मजदूर बस्ती। ठीक है। आवास, मजदूर आवास कौन से हो गए? मजदूर आवास। तो देखिए इसमें क्या होता था कि ये मजदूर, यहां से मजदूर, ये कौन से हिस्से में? ये एफ टीला जो मैंने बताया था ना अभी कि जो पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला है, उसके एफ में मार्टिमर व्हीलर ने उसे एफ टीला कहा है। तो इस एफ टीले का चित्र है ये, मतलब एक स्मृति के तौर पर से। तो कुछ ऐसा कुछ रहा होगा। तो यहां से ये जो मजदूर हैं ये यहां से जाते थे अन्नागार। ठीक है। अन्नागार मतलब अनाज लेते थे और यहां से अनाज लेकर के इन चबूतरों पर आते थे। ठीक। और इन चबूतरों पर क्या होता था? इन अनाजों की कुटाई होती थी। क्या होती थी? इन अनाजों की कुटाई होती थी, यानी ये मजदूर यहाँ पर कुटाई करते थे। तो इन आवासों से यहाँ से अन्न उठाया, अनाज उठाया और इन चबूतरों पर, जो वृत्ताकार चबूतरे, इन पर उसकी कुटाई होती थी अनाजों की। ठीक है। तो यहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के दाने के साक्ष्य मिले हैं जिनकी कुटाई होती थी, गेहूं के दाने। ठीक। और मिले हैं जौ के दाने। कौन कौन से मिले हैं? गेहूं के दाने और जौ के दाने। तो आप देखिए उस टाइम पर कितने सिस्टम से काम चल रहा था। ये तो अभी चलता है ना, ये तो अभी देखा होगा आपने कि कोई फैक्ट्री है, वहां पर मजदूरों के रहने के लिए बना दिया है। ठीक है। तो वहां से वही सेम सिस्टम है। यहाँ अनाज भंडारण, मजदूर आए, अनाज उठाया, यहाँ कुटाई शुरू हो गई उसकी, है ना। अब उसके बाद लोडिंग करके जहां भी वो पहुंचाना चाहते थे, जहां भी देते थे। ठीक है। तो ये व्यवस्था उनकी रही है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्थल जो है हमारा, जो दूसरा स्थल है हमारा, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है हमारा? मोहनजोदड़ो। ठीक है। कौन सा स्थल है हमारा? मोहनजोदड़ो। तो देखिए आइए मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है ये ये सिंध प्रांत में है। कहां पर है ये? सिंध में। कहां पर है? सिंध में। सिंध में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। लरकाना कहां पर है? लरकाना कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है। लरकाना कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक। इसकी जो खोज करी थी, वो खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने। खोज किसने करी थी इसकी? राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने कब करी थी? 1922 में। कब करी थी? 1922 में। देखिए मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जैसे वो बाएं तट पर था ना, ये सिंधु नदी के कहां पर है? दाएं तट पर है। कहां पर? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। ठीक। खोज किसने करी? राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा सा डीप जानते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि उस टाइम का सबसे बड़ा शहर था, मतलब अकेले मोहनजोदड़ो में 30 से 40 हजार, लगभग 35 से 40 हजार जनसंख्या रहती थी। कितनी? 30 टू 40,000, इतने हजार जनसंख्या उस टाइम रहती थी। और ये जनसंख्या भूमध्य सागरीय जनसंख्या थी। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा शहर रहा होगा कि उस जमाने में 35 से 40 हजार, लगभग 30 से 40 हजार के बीच में जनसंख्या होना कितना बड़ा शहर रहा होगा। हालांकि अभी क्या है, ये अगर बड़े के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये जो मोहनजोदड़ो था ये फर्स्ट पे था। कहां पर था? ये फर्स्ट नंबर पर था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब ये सेकंड नंबर पर आ गया। क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा का, मतलब सिंधु सभ्यता का। लेकिन अभी ये सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर आ गया है गनेरी वाला।
फर्स्ट पर कौन है? गनेरी वाला, ठीक है, गनेरी वाला, गनेरी, ध्यान रखना इसको, गनेरी वाला। और ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब में है। कहां पर? पाकिस्तान के, ठीक है। गनेरी वाला कहां है? पाकिस्तान के पंजाब में। तो क्या 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 देखा हमने? मोहनजोदड़ो कौन से नंबर पर आ गया? अभी पहले पहले मोहनजोदड़ो था फर्स्ट पे, लेकिन अब कौन सा है? अब गनेरी वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम किस किस नामों से जानते हैं? मोहनजोदड़ो को हम जो जानते हैं, हम कई नामों से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ये आपने सभी ने सुना होगा इसको, है ना, मृतकों का टीला बोलते हैं। और इसको एक नाम और है, इसको इसको प्रेतों का टीला भी बोलते हैं, प्रेतों का टीला, ठीक है। प्रेतों का टीला भी बोलते हैं। एक नाम और है इसका, इसको सिंधु का बाग भी बोलते हैं। देखिए, ये शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ना पढ़ा होगा तो उसको ध्यान रखना आप, सिंधु का बाग, इसको सिंधु का बाग भी बोलते हैं, ठीक है। एक नाम और है इसका, इसको सिंधु का बाग, और इसको बोलते हैं स्तूप टीला, स्तूप, स्तूप टीला। तो कौन कौन से नाम होगा इसके? मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का टीला, स्तूप टीला, ठीक है। मृतकों का टीला क्योंकि यहाँ पर एक कब्रिस्तान पाए गए हैं। प्रेतों का टीला भी इसलिए बोलते हैं। सिंधु का बाग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर क्या था, बड़ा घना बसा एरिया था, मतलब काफी हरियाली थी, तो सिंधु के आसपास हरियाली रहती थी, इसलिए इसको सिंधु का बाग भी बोलते हैं, ठीक है। स्तूप टीला इसलिए बोलते हैं, इसकी एक राजा के बारे में सुना होगा आपने, कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था, जहां पर हड़प्पा, जहां पर ये सॉरी मोहनजोदड़ो स्थल है, तो इसलिए इसका नाम स्तूप टीला भी बन गया। वहां पर स्तूप बनवाया था उन्होंने, तो उसको स्तूप टीला भी बोलते हैं। और मार्शल महोदय ने क्या कहा है? मार्शल ने मार्शल ने इसकी खोज करी और इसके बारे में मतलब थोड़ा जाना, और इसके बारे में बताया कि ये 7 बार डूबा, यानी मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई है, और 7 बार ये डूबा और 7 बार ही बसा है। क्या मतलब? जैसे मान लिया बाढ़ आई तो एक लेयर बन गई, आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में कि सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब अपसादी रॉक्स, अपसादी मिट्टी आती है और वो जमा हो जाती है और एक लेयर बन जाती है ना। नॉर्थ के मैदान का हमारा निर्माण ऐसी हुआ है ना। तो मार्शल ने बताया कि 7 बार बाढ़ आई, उन्होंने हर परत की खोज करी और देखा कि 7 बार यहाँ पर बाढ़ आई है और 7 बार ये बसा है। तो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं बाढ़ से जो मतलब ये है, बाढ़ से ये खत्म हुआ। तो कितनी बार बाढ़ आई है? 7 बार बाढ़ आई है, ठीक है। तो बाढ़ के प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? बाढ़ के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ठीक है। और इसमें एक थे कैनेडी, अमेरिका के कैनेडी, क्या नाम है? कैनेडी। उन्होंने कहा है कि ये जो सभ्यता है, ठीक है, ये मलेरिया की वजह से खत्म हुई है। किसकी वजह से? मलेरिया, मलेरिया के कारण। कैसे सभ्यता खत्म हुई है? मलेरिया के कारण। मार्शल क्या कहते हैं? यहाँ पर बाढ़ आई थी, ठीक है। सबके मत अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये बता दिया आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सेकंड नंबर पर, और फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर कौन है? गनेरी वाला। देखिए, स्टुअर्ट पिगट ने, किसने? स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है इन्होंने? हड़प्पा को प्लस मोहनजोदड़ो को, दोनों को क्या कहा है? मोहनजोदड़ो, दोनों को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। क्यों कहा है जुड़वा राजधानी? वो इसलिए कहा है कि दोनों में समानताएं काफी मिलती हैं। ग्रीनरी यहाँ भी मिली है, ठीक है, और कुछ छोटे मोटे स्नानागार यहाँ भी मिले हैं। बड़ा स्नानागार मतलब बड़ा स्नानागार यहाँ मिला है मोहनजोदड़ो में, छोटा स्नानागार वहां मिला है। यहाँ पर अन्नागार भी मिला है, वहां पर 12 अन्नागार मिले, यहाँ बड़ा अन्नागार मिला है। तो कहीं ना कहीं इनमें समानता है, तो इसलिए स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है इसको स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा है। चलिए अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब इसकी व्यवस्था जरा देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी व्यवस्था थी। देखिए, जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था कि एक तो होता था दुर्ग टीला, मोहनजोदड़ो में भी
जो नगर है उसका वो किसमें पाया गया है? मोहनजोदड़ो में भी, मोहनजोदड़ो में भी जो नगर पाए गए हैं ना, मतलब जो वो पाया गया इसमें भी 2 टीले पाए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया पश्चिमी टीला। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी टीला। ठीक है, और ये कौन सा हो गया? पूर्वी टीला। पूर्वी टीला। ठीक है, ये कैसा है? ये नीचा है, ऊंचा है ये वाला। ठीक है, जैसा अभी पढ़ा था हमने। और ये कैसा है? ये नीचा है। ठीक है, इसमें कौन रहता था? इसमें पुरोहित वर्ग रहता था। कौन? पुरोहित। ठीक है, पुरोहित वर्ग। और कौन रहता था? प्रशासनिक वर्ग। प्रशासनिक मतलब अधिकारी वगैरह, है ना। प्रशासनिक वर्ग रहता था इसमें। इसमें कौन रहते थे? मजदूर, व्यवसायी छोटे मोटे। और कौन रहता था? मजदूर, व्यवसायी, और रहते थे शिल्पकार। कौन रहते थे? शिल्पकार। ठीक है, शिल्पकार रहते थे कहां पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक, सेम इसमें भी जैसे उसमें था, सेम इसमें भी इसकी भी दीवारें परकोटे से घिरी होती थी, इस तरह से। किस तरह से घिरी होती थी? परकोटे से। ठीक है, और इसमें भी वही व्यवस्था थी। अंदर क्या थी? अंदर कच्ची ईंटें। ठीक है, ऐसे करके। और बाहर क्या होती थी? बाहर पक्की ईंटें होती थी, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो उसमें दिखाया था आपको, पिछले टॉपिक में दिखाया था हड़प्पा के। तो अंदर क्या होती थी? बाहर तो होती थी पक्की ईंटें। कैसी? पक्की ईंटें। और अंदर क्या होती थी? अंदर होती थी कच्ची ईंटें। ठीक है, ये कौन सी होती थी? कच्ची ईंटें। बाढ़ वगैरह सुरक्षा के लिए और युद्ध से सुरक्षा के लिए कच्ची ईंटें। ठीक है, अब देखिए इसमें मिला क्या क्या है। जैसे मैंने बताया आपको कि पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला, गढ़ी टीला। ठीक, चारों ओर से दीवार, सिर्फ पश्चिमी टीले की, और इस तरफ कोई दीवार नहीं थी। ठीक है, शहर की मेन जनसंख्या यहां रहती थी। अब इसमें क्या है? इसमें क्या क्या मिला? देखिए, एक तो इसमें मिला सभागार। ठीक, क्या मिला है? सभागार मिला। इस तरह से उसमें पिलर होते थे। ठीक, सभागार मतलब सभा भवन। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, सभा भवन। इसमें क्या होता था? जो पुरोहित वर्ग था और प्रशासनिक वर्ग, यहां पर मीटिंग होती थी इस भवन में। मतलब एक सभा भवन मिला है। कहां पर? मोहनजोदड़ो के इस वाले टीले में, पश्चिमी टीले में, जहां पर पुरोहित वर्ग और प्रशासनिक वर्ग के लोगों की मीटिंग हुआ करती थी किसी भी मुद्दे को लेकर के। दूसरा, यहां पर आवास मिले हैं। क्या मिले हैं? आवास मिले। किसके आवास मिले हैं? पुरोहित आवास। ध्यान रखना भाई इसका। क्या मिले हैं? यहां पर पुरोहितों के आवास। पुरोहित मतलब जो पुरोहित वर्ग था, जो धार्मिक अनुष्ठान करता था, मेन वर्ग माना जाता था, तो वहां उनके आवास मिले हैं रहने की। ठीक है, उनके साक्ष्य मिले हैं यहां पर। कि कहां पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले पे। दूसरी बात, यहां पर एक और प्रमुख चीज मिली है। देखिए, यहां मिले हैं महाविद्यालय। कौन मिले हैं यहां पर? महाविद्यालय मिला है, मतलब पढ़ने के लिए। किसके लिए? पढ़ने के लिए। क्या मिले? अगर क्वेश्चन आया कि भाई महाविद्यालय या विद्यालय के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये किस लिए होते थे? कौन पढ़ता था इसमें? अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ के लोग आकर के यहाँ पढ़ते, तो ना, ऐसा नहीं था। यहाँ पर सिर्फ पुरोहितों के और प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे, यानी उच्च वर्ग के, प्रतिष्ठित वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ठीक है, उनकी पढ़ाई के लिए। इसमें घर पाए गए हैं। ठीक है, मकान पाया गया है। और मकान में क्या क्या चीज देखने को मिली है? इसमें देखिए, मकान में एक स्नानागार हुआ करता था। क्या होता था? स्नानागार। स्नानागार। ठीक है, स्नानागार हुआ करता था। कुएं होते थे सभी में। ठीक, छोटा कुआं होता था, और कुएं से इस स्नानागार में पानी डाला जाता था नहाने के लिए। ठीक है, और इसमें 2 से 3 मंजिला के घर मिले हैं। 2 से 3 मंजिला तक। ठीक है, 3 मंजिल ऊंची मकान मिले हैं। ठीक है, 2 से 3 मंजिल। और क्या मिला है इसमें? और 3 से 4 कमरे मिले हैं एक मकान में, एक घर में। यानी जो घर मिला है यहाँ पर, उस घर में एक तो कुआं होता था, स्नानागार होता था, कुएं से पानी को स्नानागार में डाला जाता था, फिर नहाया जाता था उसमें। ठीक है, 2 से 3 मंजिला के मकान मिले हैं ऊंचाई में, और 3 से 4 कमरे हर एक मकान में लगभग होते थे। ठीक है, कहाँ मिले हैं ये?
पश्चिमी, कहां मिले ये, पश्चिमी टीले में। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान दें, यहां पर एक स्नानागार मिला है, ठीक है, क्या मिला है यहां पर, एक स्नानागार, मतलब नहाने का सबसे बड़ा बृहत स्नानागार, सबसे महान स्नानागार। ये इतना फेमस है कि इसको समकालीन सभ्यता का एक अजूबा कहा है, आश्चर्य कहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें सीढ़ियां होती थी इस तरह से, ऐसे करके सीढ़ियां होती थी अंदर को, ठीक, ऐसे इसमें सीढ़ियां होती थी इस तरह से, अंदर को जाने के लिए, एंटर होने के लिए वो होती थी सीढ़ियां। बराबर में एक बड़ा कुआं होता था, उस कुएं का पानी इसमें डाला जाता था, ठीक, तो नहाने का वो मतलब यूज होता था, और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर किए जाते थे, ठीक है। और इसके इधर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, यहां पर दक्षिण पश्चिम में यहां से पानी निकलने की व्यवस्था थी, मतलब ये यहां से, मतलब जो इसका गंदा पानी होता था स्नानागार का, नहाने के बाद या धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद उस पानी को दक्षिण पश्चिम में निकासी की व्यवस्था थी, नाली की, तो यहां से पानी निकाला जाता था, कुएं से इसमें साफ पानी भरा जाता था, ठीक है। तो ये उस टाइम की बहुत बड़ी अपने आप में एक क्या कहना चाहिए, एक बड़ा अजूबा ही था, आश्चर्य था, इसलिए इसको तत्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक अन्नागार मिला है, क्या मिला है इसमें, एक अन्नागार, अन्नागार मतलब जैसे अन्न को, अनाज को रखने के लिए, जैसे मैंने बताया था अभी 12 अन्नागार मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है, उसमें क्या रखा जाता था, अनाज, ठीक, उसका अनाज की कुटाई होती थी। ऐसे ही इसमें एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, तो क्या मिला है यहाँ पर, अन्नागार, इसको इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप एक बार, क्या मिला है ये अन्नागार। देखिए दो बातें इसमें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल, एक तो अन्नागार और एक स्नानागार, सभा भवन, विद्यालय, स्नानागार, अन्नागार। तो ये अन्नागार क्या है, सबसे बड़ी संरचना, बड़ी संरचना कैसी है ये, बड़ी संरचना, बड़ी संरचना, बड़ी संरचना मतलब अन्नागार तो हड़प्पा से भी मिले हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अन्नागार के लिए कौन प्रसिद्ध है दोनों में से, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साथ में हो तो कौन सा लगाएंगे, तब जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कि हड़प्पा में 12 मिले हैं, यहाँ तो एक बहुत बड़ा मिला है, तो आप कौन सा लगाएंगे, हड़प्पा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। आंसर क्या होगा उसका, आंसर होगा मोहनजोदड़ो, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी संरचना है, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, तो वो 12 भले मिले हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं, ये बहुत बड़ा है, तो अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तब आप आंसर लगाएंगे मोहनजोदड़ो। हाँ, स्पेशली विशेषता अगर ये कह दिया जाए कि 12 अन्नागार कहां से मिले हैं, तब हम हड़प्पा कहेंगे, लेकिन केवल अन्नागार की बात करें कि अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो लगाएंगे, भले ही दोनों एक साथ हो, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इधर से क्या मिला है, अब हम इसके नगर टीले में आ जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यहां पर एक राजपथ मिला है, क्या मिला है, राजपथ। देखिए एक सड़क ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, ठीक, और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 10 मीटर, कितनी थी इसकी चौड़ाई, 10 मीटर, ये 10 मीटर का था, ठीक है, राजपथ जो है 10 मीटर, 10 मीटर के रोड अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 10 मीटर का रोड था उस जमाने में। और दूसरी बात यह है कि ये जो था ये पक्की पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, मतलब सॉरी पक्की ईंटों का नहीं, पक्की सड़कों का। मोहनजोदड़ो अकेला एक ऐसा स्थल है जहां से ईंटों को, मतलब सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो समझ लीजिए वहां पर पक्की सड़कें बनाई जाती थी। तो 10 मीटर का क्या नाम है इसका, राजपथ, ध्यान रखना आपको, आप इसको राजपथ, कितने मीटर चौड़ा है ये, 10 मीटर, ठीक है। यहां पर एक क्या मिला है, यहां पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, कौन सी मिली है, नर्तकी की मूर्ति, मतलब इस तरह से ऐसे करके कुछ है, तो मूर्ति है, और ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है कांसे की, किसकी बनी हुई है भाई, ये कांसे की मूर्ति बनी हुई है, कांसे की मूर्ति है, ठीक है, ये किसकी नर्तकी की, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 10 इंच की है, कितने इंच की है, 10 इंच की, कितने, 10 इंच की कांसे की मूर्ति कहां से मिली है, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। इसको डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, ये अभी काफी विवाद में रही है, ये न्यूज़पेपर में अगर आपने अभी पिछले दिनों में 1-1.5 महीने पहले सुना हो तो डांसिंग गर्ल मिली है यहां से, है ना, कितने इंच की है, 10 इंच की, ठीक। अच्छा दूसरी बात ये, यहां पर वर्गाकार मोहरें मिली है इस तरह से,
कैसी क्या मिली है? मोहरें। अभी मैं हड़प्पा पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि उसमें अभिलेखीय मोहरें मिली हैं। सबसे ज्यादा अभिलेखीय मतलब कुछ ना कुछ मोहरों पे लिखा हुआ है, तो वो मिली हड़प्पा से। लेकिन टोटल संख्या में बात करें तो मोहरें मिली है 1200। कहां से? मोहनजोदड़ो से। कितनी मिली है? 1200। ये सभी सेल कड़ी की बनी होती थी, और ये आकार कैसा था इनका? वर्गाकार था। ठीक है। यहां पर एक चाकू मिला है भाई। क्या मिला है? एक भैया यहां पर एक चाकू मिला है इस तरह से। ठीक है। ये चाकू मिला है, लेकिन ये जो चाकू था ये इस तरह से कपड़े में लपेटा हुआ है, ऐसा करके कपड़े में लपेटा हुआ चाकू मिला है। क्या मिला है? कपड़े में लपेटा हुआ चाकू। कपड़े में क्या मिला है भैया? चाकू। और ये कपड़ा कौन सा था? ये कपड़ा था सूती। ठीक है। क्वेश्चन एक बार सिविल सर्विस में पूछा गया है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था? तो वैसे तो खास तौर से ये नहीं दिया है कि वहां पर एक फैक्ट्री लगी हुई थी, कपास मतलब कपास से सूती कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन अब आप ये लगा सकते हैं कि जो चाकू मिला ये सूती कपड़े में लपेटा हुआ। सूती कपड़ा मतलब कॉटन। इसका मतलब ये था कि उस जमाने के लोगों को कॉटन का ज्ञान था, कपास का ज्ञान था। तो उसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, कपास का ज्ञान था। किसको ज्ञान था कपास का? सिंधु सभ्यता के लोगों को। तो आई होप ये आपने मतलब पूरी ये समझा। ठीक है। और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे एक चीज और देखते हैं इसमें। देखिए, ये है सिंधु सभ्यता का वो विशाल स्नानागार। जरा आप इसको देखिए, निहारिए थोड़ा सा। हालांकि ये मतलब रिकंस्ट्रक्ट करके, रिक्रिएट करके मैंने यहाँ पर दिया है। तो ये जो है ना, ये इसमें पानी भर के मैंने देखा है कि किस तरह से लग रहा होगा। तो ये वो महान स्नानागार है। कौन सा महान स्नानागार है ये? ठीक है। जिसको मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। किसने कहा है भाई? मार्शल महोदय ने। किसने? मार्शल ने क्या कहा है? तत्कालिक विश्व का आश्चर्य या अजूबा। बोलो उस जमाने का ये अजूबा है। तो देखिए इसमें क्या होता था। इसमें देखोगे उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण को सीढ़ियां होती थी। देखिए उत्तर से यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी ऐसे करके, ठीक, यहाँ जाने के लिए। और इधर दक्षिण में होती थी ऐसे करके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां। बड़े कुएं से, ये कुआं छोटा है इसमें, बड़े कुएं से यहाँ पर पानी डाला जाता था। और इसके दक्षिण पश्चिम, देखिए ये वाला हिस्सा हो गया पूरब, ठीक, और ये वाला हिस्सा हो गया इसका पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा। तो दक्षिण पश्चिम से यहां से पानी निकलने की व्यवस्था थी। यहां से इधर को पानी आया और ऐसे करके निकल गया। ठीक है। मतलब नहाने के बाद, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद जो पानी बचता था, गंदा हो जाता था, उस पानी को दक्षिण पश्चिम से एक नाली निकास की व्यवस्था थी, उस पानी को निकाल दिया जाता था और स्वच्छ पानी कुएं से किसमें भर दिया जाता था? वापस स्नानागार में भर दिया जाता। तो ये बड़ी बात थी। देखिए आज के जमाने में आपने देखा होगा स्नानागार के आसपास जो स्विमिंग पूल में आप लोग जाते हैं तो उसके चारों ओर चेंजिंग रूम भी होते हैं। तो देखिए यहां पर इस तरह से चेंजिंग रूम बने हुए थे, इस तरह से। ये दिख रहा है आपको? ये चेंजिंग रूम थे ये वाले। इसमें मतलब वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे। ठीक है। और यहीं पर धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। ठीक। तो इस तरह से ये उस जमाने का एक तत्कालिक विश्व का आश्चर्य है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपसे बोला है, तत्कालिक विश्व का आश्चर्य किसने कहा? जॉन मार्शल ने। तो ये बड़ी जो है फेमस मतलब क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो आइए जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी है उस थ्योरी से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर आप मान लिया कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आपको करने ही पड़ेंगे, बहुविकल्प आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो देखिए भूल जाएंगे, कितना ही पढ़ लीजिए आप बार बार भूल जाएंगे। सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है। आपने थ्योरी पढ़ी और उसी के ही आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए, मतलब उसी से रिलेटेड ही बहुविकल्प आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है। इसीलिए मैं अपनी क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूँ, एमसीक्यू बहुविकल्प कराता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हमने कुछ एमसीक्यू पहली क्लास में हमने कवर किए थे कुछ एमसीक्यू। आइए इसमें भी कुछ एमसीक्यू कवर करते हैं। तो देखिए पहले 45 तक यानी 45 एमसीक्यू हम कर चुके हैं, इसके बहुविकल्प कर चुके हैं। अब जो है 46 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। लगभग इतने ही हम इस वाली क्लास में भी करेंगे। तो देखिए अगर वो आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं करे तो एक बार जाकर के उस क्लास में आप उसको देख लीजिए। ठीक है।
तो आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम्स में। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, बताइए किसने की थी। राखाल दास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो ही करी थी। दयाराम साहनी ने कितनी सन में की थी इन्होंने, 1921 में, 1921 में, ठीक है। कब करी थी, 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज, हड़प्पा की। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, कौन से में, मोंटगोमरी। अब देखिए ये मोंटगोमरी अब नहीं है, अभी जो जिला का नाम हो गया ना वो शाहीवाल हो गया है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में शाहीवाल जिले में, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पहला हड़प्पा पढ़ा, अब ये मोहनजोदड़ो की किसने की थी, मोहनजोदड़ो अभी अभी पढ़ाया है हमने, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा की करी थी और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, ठीक है। इस तरह से आप, और ये कनिंघम जो थे इनके नेतृत्व में 1853 से 1856 के बीच में ट्रेन की पटरियां जो बिछ रही थी ना, तो उसमें ईंटें डाली जा रही थी रेलवे लाइन पर, तो इसकी खोज करी थी 1922 में। कब करी थी इन्होंने, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, किसकी, मोहनजोदड़ो की। और ये कहां पर है, ये सिंध में है, यानी पाकिस्तान में है, ये सिंध में, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ठीक है। और जिला कौन सा, जिला है लरकाना जिला, ठीक है, लरकाना जिले में पाकिस्तान के, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ, कई इसके अर्थ है। देखिए देवताओं का नगर नहीं कहेंगे इसे, और राजा का नगर भी, व्यापारियों का नगर भी ये नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम मृतकों का टीला। क्या कहेंगे इसको, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, या इसको प्रेतों का टीला भी बोलते हैं, प्रेतों का टीला भी बोलते हैं, ठीक है इसको। और इसको सिंधु का बाग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंधु का बाग, ठीक है। ये सिंधु नदी के किनारे बहुत हरा भरा एरिया था, काफी हरा भरा एरिया था, तो इसलिए सिंधु का बाग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जॉन मार्शल ने मतलब इसमें जो स्नानागार मिला है उसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य भी कहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो बताइए हड़प्पा किस देश में स्थित है। मैंने अभी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है, बताइए। तो हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के कौन से उसमें, पंजाब में, यानी पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, हड़प्पा वहां पर है, पाकिस्तान वाले में। मैंने और भी इसके स्थल बताए थे आपको, जैसे पाकिस्तान के पंजाब में एक तो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा मिला है, और क्या मिला है, एक मिला है जलीलपुर, जलीलपुर, ठीक है। और एक मिला है गनेरी वाला, गनेरी वाला मिला है इसमें, कहां पर, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। और एक स्थल और मिला है, वो है चक कुर्बानी। देखिए मैंने इस क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये अब जो है वो ट्रेंड खत्म हो गया है कि नॉर्मली पूछे और काम खत्म। अभी क्या करता है वो अंदर से स्थलों के बारे में पूछ लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको पढ़ते हुए चले, अच्छे से याद करते हुए चले। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन नंबर 50, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो बताइए, अभी मैंने बताया आपको मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। रावी नदी के किनारे क्या है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट, और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, कौन है, कालीबंगा, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, और रावी के हड़प्पा। चाहिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध महान स्नानागार किस क्षेत्र में था। तो बताइए मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार कहां था। मैंने बताया था आपको दो तरह के टीले थे। देखिए सिंधु सभ्यता में दो तरह के टीले हैं, मतलब ये ऐसे करके मोहनजोदड़ो में ये दुर्ग टीला, ठीक है, ये दुर्ग टीला, और ये कौन सा है, ये नगर वाला एरिया है, मतलब नगर टीला है ये, ठीक है। या इसको बोल देंगे हम कौन सा, इसको पश्चिमी टीला भी बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी टीला। तो ये कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार कहाँ मिला है। तो स्नानागार इस वाले एरिया में मिला है, यानी कि दुर्ग टीले में,
ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को ढंग से देख लीजिए। तो ये कौन से एरिया में मिला है? स्नानागार दुर्ग टीले में। और जॉन मार्शल ने इसको स्नानागार को, बृहत स्नानागार को तत्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है, मतलब उस जमाने का आश्चर्य, अजूबा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो बताइए क्या थी? तो जाहिर सी बात है, देखिए ये वाला अगर इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाए, देखिए मंदिर मिले नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं, मेसोपोटामिया में मंदिर मिले हैं जिगुरत नाम से, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोहे की उस टाइम खोज हुई नहीं थी, ये 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई है। घुड़सवार सेना, सेना से भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि एक सेना थी, ठीक है। तो कौन सा है इसका? नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। मैंने बताया था आपको धोलावीरा, धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहां जल निकासी व्यवस्था सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी गई है, ठीक है। तो हड़प्पा में नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था, ये अगर कहीं भी दिख जाए आपको हड़प्पा में, मतलब कोई सा भी हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, कुछ भी हो, तो हम मोस्टली क्या करेंगे? इस वाले आंसर को चुन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? देखिए एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। वो तरीका ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, तो आपको क्या करता है, अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आप एक एक करके उनको पढ़िए और देखिए उसमें से क्या नहीं हो सकता। आंसर नहीं पता आपको, लेकिन आप देखिए क्या इसमें ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको कट करते हुए चलिए। तो जो दो बचे उनमें से एक का चुनाव कर लीजिए, या कभी कभी ऐसा होगा कि जो दो बचेंगे उनमें से भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे आंसर को कि हाँ यही होगा। तो ये एक तरीका होता है करने का सॉल्व। तो देखिए जैसे ये है ना कि प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किससे, तो लोहा उस टाइम था नहीं, ठीक है, लोहा उस टाइम था नहीं, तांबा था, सोना था, लेकिन हमारे यहाँ जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कांसा बनाना सीख गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और कांसे की एक मूर्ति बनाई। कौन सी बनाई? नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल नाम से ये फेमस है। और ये मात्र 10 इंच की है। कितने इंच की है? 10 इंच की है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की, कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की, ठीक है। कौन सी मूर्ति मिली है? 10 इंच की कांसे की मूर्ति। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन नंबर 50, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? देखिए पुरोहित, एक पुरोहित बाबा की मूर्ति मिली है, वो एक शॉल ओढ़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ उनके बंधा हुआ है, इस तरह से तिलपतिया, जो शॉल है उनकी तिलपतिया, मतलब उस पर डिजाइन बना हुआ है। तो ये जो मूर्ति है ये सेलखड़ी की बनी हुई है। इसकी ज्यादातर मोहरें जो मिली है ना, वहां सेलखड़ी की मोहरें मिली है। सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है 1200 सेलखड़ी, ठीक है। तो कितनी मोहरें मिली है? 1200 मोहरें मिली है। कितनी? 1200 मोहरें। कहां पर, कहां मिली है भैया? मोहनजोदड़ो में 1200 मोहरें मिली है, ठीक। और ये जो पुरोहित राजा की मूर्ति है ये भी इसकी मतलब कहां मिली है? ये भी मतलब कौन सी उसकी बनी हुई है? सेलखड़ी की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? बताइए भैया किससे बनाए जाते थे? संगमरमर से? संगमरमर से तो नहीं बनाए जाते थे ना, तो किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से। मैंने बताया था कि पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की जब तुलना करी थी तो बताया था कि मेसोपोटामिया के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने होते थे, सिंधु सभ्यता के जो मकान होते थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे, ठीक है। तो किस तरह से बने होते थे? पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी लिपि थी भैया? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिकल थी, यानी चित्रात्मक लिपि थी। अब पिक्टोग्राफिकल लिपि को समझना आसान नहीं है, मतलब चित्र बने हुए थे उसमें, चित्रों से कहीं मछली का आकार बना दिया, कहीं एरो बना दिया, तो क्या पता चलता है कौन सी है? हालांकि वैज्ञानिक, विद्वान, आर्कियोलॉजिस्ट उसमें लगे पड़े हैं कि उसको समझ सके, परंतु अभी भी समझ नहीं सके हैं, ठीक है। तो क्या ये पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है? नहीं। संस्कृत से मतलब नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, वैदिक काल में संस्कृत आई है, अभी तक अपठित है, ठीक है। क्या आंसर है इसका? अभी तक अपठित है। नेक्स्ट, 57, मोहनजोदड़ो सॉरी वर्तमान में किस प्रांत में है? तो बताइए मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस प्रांत में है? अभी पढ़ाया इससे पहले मैंने, कौन से प्रांत में? सिंध में। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, ठीक।
और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी है, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, कब? 1922 में, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो कहां हुआ? सिंध में। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो बताइए, मैंने बताया था आपको कि चाहे नगरों का आ जाए या जल निकासी व्यवस्था का आ जाए, बेहतर से बेहतर आंसर लगा दो। तो क्या है इसमें? विकसित एवं व्यवस्थित, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट 59, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किस बात का प्रमाण माना जाता है? तो वही हो गया, देखिए, लोहा खोजा नहीं गया था, समुद्री धुएं नहीं थे, घोड़े के प्रयोग, घोड़े का प्रयोग तो हुआ है क्योंकि सुरकोतला से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन क्या पूछ रहे हैं? ये स्नानागार के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्नानागार का और घोड़े की हड्डियों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया इसका? विकसित जल प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार की मोहरें मिली हैं? तो किस प्रकार की मोहरें मिली हैं भैया? सेल कड़ी की मोहरें। कौन सी मिली है? सेल कड़ी की। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मोहरें मिली है? सेल कड़ी की। देखिए एक चीज और मैं बताऊं आपको, मोहनजोदड़ो में जो मोहरें मिली हैं, ठीक है, वो मोहरें भी सेल कड़ी की बनी थी वर्गाकार में, और ये कितनी मिली है? 1200 मिली है, यानी सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं वो 1200 मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा में जो भैया मोहरें मिली हैं वो सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। कौन सी? अभिलेखीय। देखो भैया कंफ्यूजन मत होना इस वाले मसले में, अभिलेखीय। देखिए दो क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कितनी? 1200, वर्गाकार रूप में होती थी, सेलकड़ी की बनी हुई। अब बात आ रही है कि सर्वाधिक अभिलेखीय, मतलब मोहरों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, चाहे वो एक श्रृंगी बैल का निशान हो, चाहे वो कुछ उसकी जो चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिकल लिपि है, तो उसकी भाषा है, वो लिखी हुई है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो सबसे ज्यादा लिखी हुई जो मिली है वो हड़प्पा में मिली है, और सबसे ज्यादा टोटल मोहनजोदड़ो में। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, तो आप इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हड़प्पा सभ्यता में एक सींग वाले एक श्रृंगी बैल, ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न बुल भी बोला जाता है, का चित्र किस पर मिलता है? तो भैया ये कहां पर मिलता है? देखिए सिक्के नहीं चलते थे, स्तंभ, तलवारें, ठीक है, कहां मिला है? मोहरों पर। कौन से बैल, किसका चित्र? एक श्रृंगी वाले पशु, एक सींग वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए किस प्रकार की संरचना मिलती है? तो देखिए आप खुद ही सोच लीजिए, अभी पढ़ाया बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर पहले, स्तूप में अनाज नहीं रखे जाते हैं भैया, मंदिरों में, महलों में नहीं रखे जाते, कहां रखे जाएंगे? अन्न अगार। अन्न अगार मतलब अन्न के घर, अन्नागार में, ठीक है। हड़प्पा से कितने अन्नागार मिले? 12 मिले हैं। कितने मिले हैं? 12 मिले हैं। 6 ऐसे करके यहां पर है, 3 और 3 6, 6 यहां पर है ऐसे करके। तो दो पंक्तियों में मिले, एक दो, दो पंक्तियों में मिले, 6 इधर 6 इधर, टोटल 12 अन्नागार मिले, ठीक है। एक मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है, वो बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, सबसे बड़ी इमारती संरचना कहलाती है वो। तो क्वेश्चन ये आएगा भैया कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मतलब अन्नागार किसके लिए फेमस है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, तो अगर ऐसे करके आए तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये सबसे बड़ी संरचना जो मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। लेकिन टोटल संख्या की बात करें तो 12 मिले हैं, 6 की पंक्ति में, मतलब दो पंक्तियों में 6 में, ठीक है। कहां पर मिले हैं ये? कहां मिले हैं? हड़प्पा में, ठीक है। मैंने बताया था उसके बराबर में 15 श्रमिक आवास मिले हैं, ठीक, वृत्ताकार 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। तो वो श्रमिक आवास मतलब मजदूरों के घर, बस्ती, वहां से मजदूर आते थे, अन्नागार से अनाज उठाते थे, और अनाज उठा करके उन वृत्ताकार चबूतरों पर, जो 18 चबूतरे थे, उन पर कुटाई होती थी, ठीक है। और वहां से हमें साक्ष्य मिले हैं गेहूं के और जौ के, ठीक है, इस बात को आप समझते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बिजनेस क्या था, है ना, इकोनॉमिकल स्थिति क्या थी, क्या कैसे वो कमाई करते थे? तो भैया कृषि, मैंने बताया ना, गेहूं और जौ की खेती करते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। हड़प्पा मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से और मिस्र की सभ्यता के साथ उनका बहुत अच्छा उन्नत व्यवहार था। और अच्छी बात यह थी कि भुगतान संतुलन जो था, आर्थिक रूप से जो पक्ष
झुका हुआ था, वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए झुका हुआ था, क्योंकि बड़ी विशाल सभ्यता थी, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका जो आर्थिक संतुलन तो था वो हमारे पक्ष में था। ठीक है, तो क्या करते थे, कृषि और व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें सामान्यता कैसी थी? कैसी थी सड़कें सामान्यता? देखिए मैंने बताया था आपको कि ये तो है मेसोपोटामिया, ठीक, और ये है मतलब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें जो सड़कें थी वो ऐसे करके कहीं भी किधर को भी निकल गई। ठीक है, कोई भी उसका सिस्टम नहीं था। परंतु अगर हम बात करें अपने सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सड़कें समकोण पर होती थी, इस तरह से, ऐसे करके ग्रिड सिस्टम में, बहुत अच्छी व्यवस्था थी सड़कों की। तो यही पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें सामान्यता कैसी थी? तो कैसी थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, ऐसे करके ऐसे। मैंने बताया था कि एक राजपथ मिला है मोहनजोदड़ो से, एक राजपथ मिला है इस तरह से 10 मीटर का। ठीक है, पहला साक्ष्य मिला है वो पक्की सड़क का। तो ये 10 मीटर का राजपथ मिला है, एक राजपथ कहा जाता है उसको, 10 मीटर चौड़ा ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो समकोण पर काटती थी सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए अभी बताया था मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, रावी के जो बाएं तट पर है वो हड़प्पा है। ठीक, सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सिंधु। ठीक है, और इसके घग्गर के है कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, और रोपड़, सतलज, सतलज के किनारे जो बसा हुआ है वो रोपड़ है। ठीक है, और इसके हड़प्पा। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो के बारे में मार्शल ने क्या कहा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मार्शल ने क्या कहा है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि यहां पर 7 बार बाढ़ आई थी, 7 बार बाढ़ आई थी और ये 7 बार बसा था। मतलब देखिए क्या है कि आपने पढ़ा होगा, जैसे ये हिमालय मतलब माउंटेन है, और यहां से अगर ये ऐसे करके नदियां निकल रही हैं इसके ग्लेशियर से पिघलने के बाद, तो ये नदियां अपने साथ मिट्टी बहा करके लाके लेके जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, मिट्टी खींच करके लेके जाती हैं, और ये जब बाढ़ आती है ना, तो वो मिट्टी जो थी वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अवसाद कहलाते हैं, और ये आकर के पानी जब सूख जाता है तो ये मिट्टी वहीं बिछ जाती है। ठीक है, तो एक मैदान बनता है जिसको हम अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत उपजाऊ भी होती है। तो एक बार आई बाढ़ तो ये बिछ गई, एक परत बन गई, फिर दोबारा आई दूसरी परत बन गई, तीसरी बार परत आई, ऐसी करके 7 परतें उन्होंने खोजी मार्शल ने। तो उन्होंने उस पर बताया कि यहाँ सबसे पहले बाढ़ के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ 7 बार बाढ़ आई थी, 7 परतें उन्होंने खोजी है मार्शल ने। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, ये वाला। नेक्स्ट 67, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की प्रमुख नगर व्यवस्था दिखाई देती है? तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सबसे अच्छा वाला चुन लीजिए, कौन सा है, सुनियोजित नगर व्यवस्था सबसे अच्छी। और इसके उलट अगर यहाँ पर वो हो जाए मेसोपोटामिया, तो सबसे बुरी व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था, मतलब ग्रामीण बुरी तो नहीं होते लेकिन सबसे बुरी व्यवस्था थी, नालियां अच्छी नहीं थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। मतलब हमारी तुलना में वो ग्रामीण व्यवस्था थी, और हमारी सुनियोजित, बेहतर, बेटर। ठीक है, सुनियोजित नगर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मोहनजोदड़ो में किस प्रसिद्ध महान स्नानागार कहां स्थित था? ठीक है भैया, महान स्नानागार मतलब बृहत स्नानागार कहां पर था, किस क्षेत्र में था? अभी बताया मैंने पीछे, दुर्ग क्षेत्र में। देखिए इस तरह से स्नानागार हुआ करता था, उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां होती थी इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, उसमें अंदर जाने के लिए ऐसे यहां पर दक्षिण से होती थी इस तरह से। ठीक, यहां बड़ा सा कुआं होता था, और कुएं का पानी जो है इसमें डाला जाता था। ठीक है, भरा जाता ये। ठीक, जब इसमें धार्मिक अनुष्ठान या नहाने के बाद जो पानी बचता था बाहर निकाला जाता गंदे पानी को, और उसको निकालने के लिए देखिए उत्तर दक्षिण, और ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो उसको निकालने के लिए दक्षिण पश्चिम से, कहां से, दक्षिण पश्चिम से यहां से पानी को निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, कुएं से पानी भरा इसमें, यानी स्वच्छ पानी भरा, और उसके बाद गंदे पानी को बाहर दक्षिण पश्चिम से, कहां से, दक्षिण पश्चिम, यानी देखो पश्चिम दक्षिण, तो बीच का एरिया दक्षिण पश्चिम से जल निकासी की व्यवस्था थी। तो आप लगा लीजिए कि उस टाइम पर कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अभी भी आप देखेंगे तो कई जगह ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, जबकि हजारों साल हम आगे आ चुके हैं, 5-6 हजार साल पुरानी व्यवस्था है ये। तो
देखिए हम उनसे सीख सकते हैं अगर चाहे तो, सिंधु सिंधु घाटी के लोगों से। और मान लीजिए कि अगर ये सभ्यता खत्म नहीं हुई होती और ये सिंधु घाटी के लोग आज भी होते, तो आपको नहीं लगता कि हर गांव पेरिस होता, पेरिस होता, दिल्ली होता, मुंबई होता, हर गांव ऐसा होता, इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन व्यवस्था होती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का प्रमुख संबंध किससे माना जाता है? तो किससे माना जाता है भैया? देखो उसमें धार्मिक अनुष्ठान। अब देखो यहां से युद्ध तो नहीं होगा, स्नानागार का युद्ध से कोई मतलब नहीं है, व्यापार से कोई मतलब नहीं है, कृषि से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे करके भी हम आंसर ढूंढ लेते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठानिक गतिविधियों से, ठीक है, स्नान भी किया करते थे और खासतौर से धर्म से रिलेटेड जो गतिविधियां होती थी, तो वहां पर भाई वो वहां पर भी निभाते थे उसके आसपास। क्वेश्चन नंबर 70, मोहनजोदड़ो में सभा भवन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो देखिए किस क्षेत्र से संबंधित था सभा भवन? सभा भवन मोहनजोदड़ो में, देखिए मैंने बताया था आपको कि एक तो था दुर्ग टीला, ठीक है, क्या था? एक दुर्ग टीला, और एक क्या था? पश्चिमी टीला, ठीक है, या नगर टीला भी इसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सभा भवन किससे संबंधित था, मतलब इनमें से कहां था? इसको पश्चिमी टीला या निचला नगर भी बोलते थे इसको, निचला नगर, ठीक है। ये ऊंचाई पर होता था, ये नीचे पर होता था, ठीक है। इसमें विशेष वर्ग रहता था, पुरोहित वगैरह रहते थे इसमें, और रहते थे प्रशासनिक अधिकारी। तो एक सभा भवन बना हुआ था यहाँ पर, इस तरह से खंबे थे उसमें, ठीक है, ऐसे करके खंबे बने हुए थे उसमें, और खंबों पर वो सभा भवन टिका हुआ था। तो इसमें मीटिंग होती थी इनकी, क्या होती थी? मीटिंग होती थी, किस किस की? पुरोहितों की, पुरोहित प्लस प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इनकी मीटिंग होती थी सभा भवन में। तो ये सभा भवन दुर्ग टीले में था, ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कौन रहते थे? इसमें मजदूर रहते थे, इसमें छोटे मोटे व्यवसायी रहते थे, इसमें शिल्पकार रहते थे, यानी आम जनमानस यहाँ रहता था, और खास जनमानस वो यहाँ रहता था, प्रतिष्ठित वर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दुर्ग क्षेत्र में था सभा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मोहनजोदड़ो में अन्नागार किससे संबंधित था? तो भैया अन्नागार किससे संबंधित होगा? अनाज के भंडारण से, ठीक है। नेक्स्ट 72, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमें कुछ भी खास दिखाई दे रहा, ज्यादा अच्छा दिखाई दे जाता, तो हम कहां लगाएंगे? वही आंसर होगा इसका। देखिए अत्यंत विकसित थी। अगर पूछे कि मतलब भवन निर्माण कैसा था, तब भी अत्यंत विकसित था। सड़क निर्माण कैसा था? अत्यंत विकसित था। जल निकास प्रणाली अत्यंत विकसित थी, ठीक है। टाउन प्लानिंग अत्यंत विकसित थी। इस तरह से हम लगा सकते हैं इनके आंसर आसानी से। 73, मोहनजोदड़ो की नालियां मुख्यतः किस किस व्यवस्था का प्रमाण है? तो बताओ, विकसित स्वच्छता एवं जल निकासी की प्रणाली, ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, देखिए अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी मेरी क्लास की, तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर देंगे। मोहनजोदड़ो को किस प्रकार का नगर माना जाता है? किस प्रकार का नगर? आप देख लो, योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग के हिसाब से। आजकल जो प्लॉटिंग हो रही है, तो वो भी तो प्लानिंग से हो रही है। वो एक चौड़े रास्ते दे रहे हैं, तभी लोग वहां घर भी खरीद लेते हैं आसानी से। नालियां होती हैं अच्छी बनी हुई, ठीक है। तो ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हो रहा है ना, तो ये तो हम अब कर रहे हैं, प्लानिंग के हिसाब से प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो उस जमाने में प्लॉटिंग मतलब आप लगा लिए 5-6 हजार साल पहले की बात है, और ये लोग कितने योजनाबद्ध प्लानिंग तरीके से टाउन का निर्माण इन्होंने किया है। तो जो मेरा मानना यह है कि अगर अभी तो ये लोग नहीं है, ये सभ्यता खत्म हो गई है, लेकिन मान लो अगर ये सभ्यता होती, तो हमारा जो गांव होते, वो मुझे लगता है कि पेरिस की तरह होते, लंदन की तरह होते, जो मुंबई है मुंबई की तरह होते, दिल्ली की तरह होते, अच्छे अच्छे जो शहर हैं हमारे चंडीगढ़ की तरह होते। ऐसे करके हमारे यहाँ शहर हुआ करते, मतलब गांव हुआ करते उनकी तरह। तो लगा लीजिए कितनी उन्नत व्यवस्था थी इनकी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 75, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र मतलब ऊंचे वाले टीले को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखिए दुर्ग टीले को क्या कहा जाता है? ऊपरी नगर। कौन सा नगर? ऊपरी नगर, क्योंकि ऊपर था ना ये। दुर्ग टीला, गढ़ी टीला, ऊपरी नगर, पश्चिमी टीला, कई नाम है उसके। क्वेश्चन 76, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार किस सभ्यता की उन्नत वास्तुकला का उदाहरण है? तो जाहिर सी बात है सिंधु सभ्यता का है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट 77, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग किस बात को दर्शाता है? पक्की ईंटों का प्रयोग
किस बात को दर्शाएगा बताइए? विकसित निर्माण तकनीकी, है ना, है ना, कुछ तो तकनीकी रही होगी तभी तो ईंटें पका रहे थे वो लोग। नेक्स्ट 78 मोहनजोदड़ो में पाए गए बड़े भवनों में कौन सी विशेषता प्रमुख थी? बड़े भवनों में तो बताइए कौन सी थी? नियोजित निर्माण, है ना, सुनियोजित, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, नियोजित निर्माण, अच्छी वाली व्यवस्था। 79 क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के नगर में सार्वजनिक भवनों की उपस्थिति किस बात का संकेत थी? सार्वजनिक भवन, देखिए शहरों में, अब तो गांव में भी होते हैं, एक ऐसा भवन होता है जहां सब आकर के बैठ जाए, तो सार्वजनिक भवन कहां होगा? नगरों में होता था, ठीक है। तो कौन सी विकसित नगरीय जीवन की ओर संकेत देती है? नेक्स्ट 80, जलीलपुर पुरस्थल वर्तमान में कहां स्थित है? देखिए यही मैं आपको बता रहा था, मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था आपको कि हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं नाम, हड़प्पा के बारे में जानते हैं, कालीबंगा के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर इस तरह के नाम आ जाए तो भैया क्या लगाओगे? वही फिर हमें लगने लगता है कि अरे पेपर बहुत ही हार्ड बना दिया। तो जब हमने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है तो पेपर तो हार्ड होगा, है ना। तो इन स्थलों का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो जलीलपुर कहाँ है? जलीलपुर कहाँ होना चाहिए? तो जलीलपुर है पंजाब में, ठीक है। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब में। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब में। देखिए और क्या क्या मिला है यहाँ पाकिस्तान के पंजाब में? एक तो हड़प्पा मिला है, ठीक है, हड़प्पा भी कहां मिला है? पाकिस्तान में। एक मिला है ये जलीलपुर मिला है, ठीक है, सही है। और एक स्थल मिला है यहाँ पर गनेरी वाला। क्या मिला है भैया? गनेरी वाला, ठीक है। देखिए ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है गनेरी वाला। इससे बड़ा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कोई नहीं है। पहले मोहनजोदड़ो था, लेकिन मोहनजोदड़ो अब सेकंड नंबर पर है, जब इसकी खोज की गई है तो अब ये पहले नंबर पर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, ठीक है। और एक स्थल और है यहाँ पर, वो है चकपुरवानी, चकपुरवानी, ठीक है। तो इन स्थलों को आप याद रख लेना, ये जलीलपुर, हड़प्पा, गनेरी वाला, चकपुरवानी, ये पाकिस्तान के पंजाब में मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 81, भगता राव पुरस्थल कहाँ है? अब सोच रहा हूँ कि अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसे ही नाम आ जाते हैं, फिर हमें जो क्वेश्चन पेपर है वो हार्ड लगने लगता है। तो भगता राव कहाँ पर है? कहाँ होना चाहिए बताइए भगता राव? कहाँ होगा भगता राव? ठीक है। देखिए मैंने जब आपको गुजरात पढ़ाया था, ये गुजरात में है, जब मैंने ये पढ़ाया था दो तरह के स्थलों के बारे में बताया था मैंने इसको। एक तो है कच्छ की खाड़ी, यहां पर गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहां सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको कच्छ की खाड़ी के अलग स्थल पढ़े हैं और खंबात की खाड़ी, हालांकि खंबात की खाड़ी, हालांकि दोनों दोनों ही क्या है? दोनों ही गुजरात में है, दोनों ही गुजरात के स्थल हैं। तो देखिए यहाँ क्या मिला? कच्छ की खाड़ी में क्या मिला? एक तो स्थल मिला सुरकोतड़ा मिला है यहाँ पर। क्या मिला भैया? सुरकोतड़ा, घोड़े की हड्डियां के लिए फेमस है, घोड़े की हड्डियां मिली यहाँ पर, ठीक है। और एक मिला इसमें धौलावीरा। धौलावीरा, अगर क्वेश्चन आता है कि जल निकास प्रणाली सबसे बेहतर कहाँ किसकी थी सिंधु सभ्यता में, तो धौलावीरा की थी, ठीक है। एक मिला है यहाँ पर देसलपुर, देसलपुर, ठीक है। क्या मिला है यहाँ पर? देसलपुर, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ये कच्छ में सुरकोतरा, धौलावीरा, देसलपुर और भगता राव, ठीक। एक और मैं बता दूं आपको, एक और मिला है इसमें कुंतासी, कुंतासी, ठीक है। ये जो स्थल है सिंधु स्थल कहाँ मिले हैं? ये गुजरात के कच्छ में। अब गुजरात के खंबात की बात कर ले, अगर कर ली जाए तो गुजरात के खंबात में मिला है लोथल, लोथल मिला है यहाँ पर, ठीक है। रंगपुर, लोथल, रंगपुर, ठीक है। और भक्ता राव तो ये है ही, एक ये है भक्ता राव, ठीक है। और एक मिला है इसमें लोथल, रंगपुर, ठीक है। और एक मिला मेघम। क्या मिला भैया? मेघम। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ के हैं? ये खंबात में, खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र हैं, लेकिन ये सारा कुछ कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, आलमगीरपुर पूरा स्थल कहां पर है? तो देखिए भैया आलमगीरपुर है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भैया ये मुझे भी बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं खुद भी उत्तर प्रदेश का हूं। तो आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक।
और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में मेरठ में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। और एक चीज और फेमस है कि ये सबसे पूर्वी स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है, जैसे उत्तर में मांडा हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए, उत्तर में मांडा हो गया, ठीक, सबसे सिंधु सभ्यता का। और इधर पूरब में हो गया ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हो गया। ठीक है, और इधर हो गया सुतकांगडोर। सुतकांगडोर कहां पर है? सुतकांगडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। और यहां पर हो गया दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो इनको सबको ऐसे करके याद करते हुए चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कालीबंगा पुरस्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है ये? घग्गर, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, क्या? कालीबंगा। और ये फेमस है काले रंग की चूड़ियों के लिए, काले रंग की चूड़ी, चूड़ियां। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये अगर लाइन आपको दिख जाए तो राजस्थान उसका आंसर लगा देना, कालीबंगा का। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट 84, कालीबंगा किस नदी के तट के क्षेत्र में स्थित था? तो देखिए, अभी बताया कहां पर है? घग्गर नदी। नेक्स्ट 85, रोपड़ पूरा स्थल वर्तमान में कहां स्थित है? तो रोपड़ जो है, पहली बात बताऊं मैं, रोपड़ कहां पर है? ये पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? ये सतलुज नदी के किनारे, सतलज की नदी के किनारे। ठीक है, और ये भारत के पंजाब में। ठीक है, भारत के पंजाब में। और इसमें एक और मिला है, एक मिला है इसमें संघोल। क्या मिला है भैया? संघोल मिला है। एक और स्थल मिला है, डेरा मजरा बोल दो या डेर मजरा बोल दो। ठीक है, तो कौन कौन सा? रोपड़, संघोल और डेर मजला। ठीक है, ये भी मिले हैं। तो ये रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो देखिए, पढ़ाया था मैंने, है ना, क्लास में आपको पढ़ाया था। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा। कहां पर है? रावी नदी के बाएं तट पर। और ये कौन से जिले में है? ये मोंटगोमरी, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है ये। ठीक है, मगर अब इसका नाम पड़ गया शाहीवाल, शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब जो वर्तमान में अगर स्थिति इसकी स्थिति की बात करें तो शाहीवाल में। ठीक है, और किसने खोज की थी इसकी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, कब की थी? 1921 में। ठीक है, चलिए, माधव स्वरूप वत्स इसमें सहायक के रूप में काम कर रहे थे दयाराम साहनी के। नेक्स्ट, चलिए, खत्म हो गए। तो आई होप आपने इसको वीडियो का जो मतलब क्लास थी उसको एंजॉय किया होगा। देखिए, तरीका यही होता है, पढ़ने को आप सालों साल पढ़ते रहो, पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका, जो भी लोग टॉपर होते हैं वो तरीका यही अपनाते हैं, पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद उसके जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड विशेष था, उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया। और बार बार वो फिर क्या करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स की, उन्हीं के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो वो जो वो होता है ना, एक वो दिमाग में बैठ जाता है वो टॉपिक। ठीक है, तो आई होप कि आप इस तरह से पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो जो क्लास है मेरी उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 45 कवर कराए थे और बाकी मैंने यहाँ पर कवर कराए हैं। ठीक है, इस तरह से मैं कराता रहूंगा और आप देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।